जैसे कि प्रत्येक सिविलाइजेशन का अपना एक मिशन होता है, अपना एक पर्पस होता है, अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो अभी आज का अमेरिका आप देखिए कि उसका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत सारे फील्ड में इतना सब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज लेटेस्ट यदि देखे तो एआई टेक्नोलॉजीज तो विच इज़ ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन। हालांकि देखिए कि आज के ग्लोबलाइज्ड युग में होता क्या है कि जो इंडिविजुअल रिसर्चर होते हैं वो बहुत सारे देशों से आते हैं। अभी जैसे कि एआई के फाउंडर्स जो कुछ कुछ लोग थे, उसमें से जियोफ हिंटन ऐसा एक प्रोफेसर है, वो था कनाडा में, टोरंटो में। फिर ये जो एआई का जो फंडा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पेपर ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के ऊपर में लिखा गया, इसका दो ऑथर इंडियन है। तो क्या है कि अभी आज आप कोई भी कंपनी देखेंगे, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है, रिसर्चर है, लीड साइंटिस्ट वगैरह है, पूरे वर्ल्ड में से वे लोग वहाँ पे जाते हैं और कार्य करते हैं। किंतु देखिए कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है। जैसे हमने कुछ दिनों पहले ईरान के इंजीनियर्स की बात की थी, जब ये ट्रम्प ना कि ऐसा किसी ने कहा कि ईरान से इंजीनियर मंगवाना बंद कर दो, इंपोर्ट करना बंद कर दो, तो वही सब टेक्नोलॉजी कंपनियां कहने लगी कि ईरान में इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ के इंजीनियर बहुत ही वो काबिल है, बहुत ही एफिशिएंट है, तो उनको तो लाना ही पड़ेगा, वरना फिर अमेरिकन कंपनियों की टेक्नोलॉजिकल एज कैसे बनी रहेगी। तो क्या है कि ये अमेरिका का खास करके ये, और देखिए कि कोई भी ये फ्रंटियर सिविलाइजेशन होती है। देखिए कि जगत में जब हम इतिहास का थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि एक फ्रंटियर सिविलाइजेशन है, एक वानगार्ड सिविलाइजेशन है। अब जैसे कि अब वेस्टर्न हिस्ट्री का ही स्टडी करें तो एक समय था कि ग्रीस था फ्रंटियर सिविलाइजेशन, ग्रीस था वानगार्ड सिविलाइजेशन। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ फिलोसॉफिकल, ये साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, तो उसने पूरे विश्व में उसने ये जो डेवलपमेंट है उसका फ़ायदा हुआ, उसका कंट्रीब्यूशन हुआ। एट द सेम टाइम बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीक लोग ही यही सब कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में से जहाँ जहाँ पे भी टैलेंट है वे लोग ग्रीस जाएंगे और वहाँ पे जाके उनको एक मौका मिलता है टैलेंट को मैनिफेस्ट करने का। जो मौका उनको अपने जो घर जो होता है, अपना जो खुद का देश होता है, वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ग्रीस था वो फ्रंटियर सिविलाइजेशन और बाकी सब जो सिविलाइजेशन थी वो थी फॉलो अप सिविलाइजेशन, यानी कि ऑल्सो रनिंग। जैसे आप क्रिकेट टीम होती है ना, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, फिर उसमें 12th भी एक होता है। यदि 11 में से कोई इंजर हो जाएगा तो फिर ये 12th प्लेयर है उसका स्थान ले लेगा, किंतु जब तक कोई इंजर नहीं होता है तब तक वो 12th प्लेयर को बाहर में ही बैठा रहना है, पेविलियन में ही बैठे रहना है। तो क्या है कि इस तरह से जो एक फ्रंट लाइन पे साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज वगैरह जो फ्रंटियर जो है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन विस्डम, ह्यूमन अचीवमेंट की जो फ्रंट लाइन पे जो स्टेट होते हैं वे लोग फ्रंटियर सिविलाइजेशन या फ्रंटियर स्टेट होते हैं। जहाँ का, और ये फ्रंटियर स्टेट जो होते हैं और जो बाकी के जो सब स्टेट है उन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? बात ऐसा नहीं है कि ये जो फ्रंटियर स्टेट या फ्रंटियर सिविलाइजेशन है वहाँ के जो सिटीजन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं। अमेरिका का उदाहरण जग जाहिर है कि देखिए इतने सारे इंडियन H1B वीज़ा पे अमेरिका जाते हैं। तो बात ऐसा नहीं है कि अमेरिकन लोगों के भीतर में कोई माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस है। हमेशा देखिए वो जो पिरामिड की हम बात कर रहे थे, कोई भी स्टेट हो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, टॉप 10 टैलेंट जो है इस पिरामिड को आप देखेंगे, टॉप 10 टैलेंट वो हाईली इंटेलिजेंट रहेगा। उसके बाद में 30% आएंगे जो कि मीडियोकर इंटेलिजेंस, माने इतना हाईली इंटेलिजेंट नहीं होंगे किंतु फिर भी काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे। और यदि आईक्यू में बोले, हाइपोथेटिकल एक सिनारियो हम डिस्क्राइब करते हैं,
टॉप 10% होंगे। जैसे हमको पता होगा एक नॉर्मल पर्सन का आईक्यू 100 होता है। यदि 100 से ज़्यादा आईक्यू है तो वो इंटेलिजेंट कहा जाता है। 110 120 प्लस आईक्यू है तो उसको जीनियस कहा जाता है। और 100 से कम आईक्यू है 90 80 70 तो फिर वो मेंटली रिटार्डेड की स्थिति में आ जाता है। तो आप देखिए कि कोई भी देश का ये पिरामिड देखेंगे, टॉप 10 जो होंगे वो जीनियस कैटेगरी के होंगे, जिनका कि आईक्यू 120 130 प्लस होगा। इसके बाद में 30% ऐसे आएंगे जो कि 105 100 प्लस जिनका आईक्यू होगा। और फिर 30% ऐसे आएंगे कि जिनका होगा 100 आईक्यू। और फिर जो लास्ट बॉटम होगा कि 100 से कम आईक्यू होगा। तो ये जो पिरामिड है, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल कहा, ऐसा कोई नंबर्स कोई फिक्स नहीं है, ना ही मैंने कहीं देखा है। किंतु जो मेरा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाता है कि ये जो परसेंटेज डिवीजन जो आईक्यू के होते हैं, आईक्यू इज नॉट ए प्रॉपर मेजर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, किंतु फिर भी बात को सरल करने के लिए मैं आईक्यू के माध्यम से समझाता हूँ। तो ऐसा हम एक इमेजिन कर सकते हैं पिरामिड। और दिस पिरामिड या तो फिर ये जो प्रपोर्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोर्शन आईक्यू का, वो सभी देश में एक ही तरह का होता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान या बांग्लादेश, ये इन 3 देशों को लीजिए और यहाँ पे अमेरिका को लीजिए, चाइना को लीजिए, या तो जापान है, ये कहाँ पे डिफरेंस आता है? वो देश के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो रॉ टैलेंट होता है उसको शेप कर सकते हैं। वरना देखिए, आपने वो जमीन को खोद करके उसमें से हीरा निकाला, किंतु जब आपने पहली बार हीरा निकाला होगा तो वो कोयले जैसा ही होगा, काले पत्थर जैसा ही होगा। उसको तो आपको पूरा पॉलिश करके, शेप करके, डायमंड का वो शेप देना है। उसको जगह जो ये जो सूरत जो है ना, सूरत में ये डायमंड इंडस्ट्री है, वहाँ पे हीरा जो होता है, डायमंड जो होता है, उसको फैसेट्स दिए जाते हैं जिससे कि ये ऑर्नामेंट्स में उसका यूज़ हो सके। तो जब तक आप उसको ऑर्नामेंट में लगाने के लिए शेप नहीं करेंगे, फैसेट्स नहीं देंगे, तब तक वो पत्थर की तरह ही पड़ा रहेगा। तो वैसे ही इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि मनुष्य को शेप करते हैं। मनुष्य की इंटेलिजेंस, उसकी ये जो इमोशंस है, उसकी कैपेबिलिटीज़ है, उसको शेप करते हैं। बोल करके फिर वो मनुष्य जो है वो सोसाइटी का एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनता है। वरना देखिए कि जिस जिस देशों में ये इंस्टीट्यूशंस टूट गए हैं, या तो फिर ये इंस्टीट्यूशंस जो है परवर्टेड हो गए हैं, वो उनके भीतर में एक तरह का राक्षसीपन प्रवेश कर गया है, तो फिर क्या होगा कि वहाँ की जो टैलेंट होगी वो बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। ये जितने भी टेररिस्ट है, आप देखेंगे कि टेररिस्ट होने के लिए आपको जो नॉर्मल आईक्यू है उससे तो ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरे का काम है। बहुत ही आपको अपने को बचा करके, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके बच करके रहना है। कोई बहुत बड़े जो अभी जैसे भारत में तो हो ही रहा है, हम देख रहे हैं किस तरह से ये लोग अटैक करते हैं। किंतु क्या है कि उनका ये जो इंटेलिजेंस है वो पूरा ट्विस्टेड हो गया है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं मिले जो कि उनको शेप करके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए। तो देखिए कि यह इंटेलिजेंस पिरामिड जो है, आईक्यू पिरामिड हम इसको कहेंगे, हाइपोथेटिकल आईक्यू पिरामिड, तो सभी देशों में एक ही प्रपोर्शन से चलता है। बस वही बात है कि जिस देश के इंस्टीट्यूशंस पावरफुल होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, ऑनेस्ट और वर्किंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो देश या वो सिविलाइजेशन फ्रंटियर सिविलाइजेशन के रूप में वो डेवलप होती है। और ये जितनी भी फ्रंटियर सिविलाइजेशंस होती है, वहाँ पे पूरे विश्व से ये टैलेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं ये लोग। और वे लोग का जो कंट्रीब्यूशन होता है, उन लोगों का जो डेवलपमेंट होता है, दैट इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आज के ये जो अपना ये जो मॉडर्न, अभी ये जो आजकल के जो पिछले 50-100 साल का है समय, पिछले 150 साल का, स्वामी जी जब से अमेरिका गए हैं, अमेरिका इज़ ए फ्रंटियर नेशन। तो वहाँ पे सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप होती है,
सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस जो है वो इतने इफ़ेक्टिवली काम करते हैं कि वे लोग टैलेंट को नर्चर कर पाते हैं। कहीं 150 नोबेल प्राइज़ न कि इतना अमेरिका को मिले हैं। उसमें से बहुत सारे तो एक्चुअली जो नोबेल प्राइज़ विनर होते हैं दे आर द सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के हैं, फिर वहाँ पे आकर के रिसर्च करके करके रह गए, ग्रीन कार्ड लिया, सिटीजनशिप ले लिया और फिर वहीं के निवासी हो गए। तो क्या है कि वे लोग अभी जैसे कि इंडिया के अब्दुल सलाम, जैसे कि हमने एक बार उसके बारे में बात की थी, वो अब पाकिस्तान का एक साइंटिस्ट है, किंतु प्रॉब्लम क्या है कि वो अहमदिया है। अभी अहमदिया को वे लोग प्रॉपर मुस्लिम के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते, यानी कि इतना हाईली टैलेंटेड साइंटिस्ट होने के बावजूद पाकिस्तान में उसके प्रति किसी का गर्व नहीं है कि हाँ ये अपना साइंटिस्ट है और इसको नोबेल प्राइज़ मिला है। किसी को उसके प्रति गर्व नहीं है, सभी लोग उसको धिक्कारेंगे। तो क्या है कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन से पूरे करप्ट हो गए हैं, मनुष्य मनुष्य को आपस में लड़वाते हैं, टेररिज्म वहाँ पे पनपता है। वो जो हिलेरी क्लिंटन वहाँ पे गई थी पाकिस्तान में और वो वहाँ पे सबके सामने बोल रही है यदि आप अपने पड़ोसी के घर में फेंकने के लिए सांपों को पालेंगे अपने बैकयार्ड में तो एक दिन ऐसा आएगा कि यही सांप आप ही को डस लेगा। तो देखिए कि पाकिस्तान ने अपना जो बैकयार्ड है, अपना जो आंगन है, उसमें सांपों को उसने पाला है, अभी वही सांप उसको डस रहे हैं। तो क्या है कि जब इंस्टीट्यूशंस करप्ट हो जाते हैं तो पूरा देश भीतर से करप्ट कर देते हैं, वे लोग देश को भीतर से खा जाते हैं। और जब इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, देखिए एक जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस कार्य, जापान का एक एग्जाम्पल है, जर्मनी का एक एग्जाम्पल है, आजकल देखिए कि चाइना में भी इंस्टीट्यूशन से काफ़ी अच्छे से कार्य करते हैं। बोल करके अभी ये जो एआई में चाइना इतना आगे बढ़ गया है, मतलब अमेरिका से सिर्फ एक ही स्टेप पीछे में है, वो इतना डेवलपमेंट उन्होंने आज कर लिया है। वो जो मैं एआई का वो जो रैंकिंग देखता रहता हूँ, लीडर बोर्ड जिसको कहते हैं, तो अभी ये जैसे कि ये कोडिंग लीडर बोर्ड, फिर ये टेक्स्ट टू इमेज लीडर बोर्ड, इमेज जनरेशन लीडर बोर्ड, ये एलएलएम लीडर बोर्ड, तो मैं देखता हूँ कि ये जो चाइना के जो मॉडल है वो मुश्किल से 2 या 3 स्टेप पीछे होते हैं अमेरिकन मॉडल से, और वो भी ओपन सोर्स होते हैं और कोई कोई केस में तो नंबर 1 भी बन जाते हैं। तो देखिए कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अच्छे से कार्य करते हैं वो देश जो है बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है। इसीलिए स्वामी जी का ये जो की इंसाइट है, स्वामी जी जब अमेरिका गए थे तो वो एक लेडी को कह रहे हैं कि आई हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव ए टेम्पटेशन, मेरे जीवन में प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी प्रलोभन में पड़ा हूँ। तो वो लेडी वो मजाक करके कहती है स्वामी जी को, वो कौन है वो लड़की जिसके प्रलोभन में आप पड़े हैं? तो स्वामी जी कहते हैं वो कोई औरत नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, इट इज़ इंस्टीट्यूशंस। जिस तरह से ये वेस्टर्न कंट्रीज इंस्टीट्यूशनलाइज होकर के कार्य करते हैं, एकजुट होकर के इकट्ठा होकर कार्य करते हैं, स्वामी जी कहते हैं भारत में देखिए आप यदि 3 लोगों को साथ में लाएंगे तो तीनों का 3 अलग डायरेक्शन में दिमाग जाएगा, तीनों एक तीसरे के साथ में झगड़ा करेंगे और आखिर में वैर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इतना बढ़ जाएगा कि तीनों बिखर जाएंगे। 2-3 लोगों को आप इकट्ठा नहीं ला सकते तो पूरे ये 150, उस समय तो एटलीस्ट 30 करोड़ के आसपास की जनसंख्या होगी, 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या तो इंडिपेंडेंस के टाइम थी। आई थिंक स्वामी जी के समय में 20 या 15 करोड़ होगा, अंदाज करके कह रहा हूँ। तो इतने जो करोड़ करोड़ भारतवासी है किस तरह से इकट्ठा होंगे? ये जितने भी राजा है अपने को एक महाराजा समझता है, अपने को एक चक्रवर्ती सम्राट समझता है। एक एक छोटा सा गांव है, गांव में ना ही कोई प्रोडक्ट है, ना ही गांव वासियों को कोई नॉलेज है, ना ही एजुकेशन सिस्टम है, ना ही प्रॉपर आर्मी है, और वो सपना देखता है सभी जितने भी उसके दूसरे राजा है उनके ऊपर में ज़्यादा उसका ये प्रभाव विस्तारित करने का। तो ये कहाँ से देश इकट्ठा होगा? तो स्वामी जी के हृदय में यह बात सब समय ये चर्निंग हो रहा था कि किस तरह से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करे जो कि
जितनी ही जो टॉप टैलेंट है, ये जो हमारा जो आईक्यू पिरामिड के जो टॉप लेयर को देखिए कि 120 130 प्लस जिसका आईक्यू होता है, तो इस तरह के टॉप लेवल आईक्यू को अट्रैक्ट करे और उनको धर्म के रास्ते पे उनको रीडायरेक्ट करे, और फिर जब उनका कैरेक्टर बिल्डअप हो जाता है तो ऐसी टैलेंट को लेकर के एक साथ में ला करके लोक कल्याण का, जन सेवा का कार्य करें. सो दैट वाज स्वामी जी's ड्रीम.